हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिजिक्स का वो कैनेमेटिक्स वाला चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने लास्ट क्लास जो किया था, मैं जरा देख लेता हूँ। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड तक हम लोगों ने लास्ट क्लास बात किया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। आज हम लोग बात शुरू करेंगे अपना वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होता है, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। और यहाँ सिंपल अल्फाज में, सिंपल वर्ड में लिखा भी गया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, इस पार्ट को अगर गौर से देखें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो। यूनिट के बारे में बात करें तो सिंपल सा कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड कह सकते हैं हम लोग एसआई में। सीजीएस में अगर हम लोग सोचते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहाँ डायमेंशन भी दिया गया है, इसे भी आप लोग याद रख लेना कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वेलोसिटी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो जवाब हम लोग का ये है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने स्केलर वेक्टर्स में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसके पास दो चीजें होनी जरूरी है। एक, इसके पास मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, और दूसरे इसके पास डायरेक्शन का होना जरूरी है। और एक और बात कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये वेक्टर एडिशन के बारे में हम लोगों ने किया है वेक्टर चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर तो दो बेसिक चीजों को ध्यान में रखना ही है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर बात है इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब अगर इन दोनों में से कोई भी एक चेंज होता है, मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड को, मोशन के मैग्नीट्यूड को 10 मीटर से 5 मीटर करते हो तो फिर वेलोसिटी चेंज होगा। या अगर कोई ऐसा नहीं करता, अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है तो भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और उसके पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से इसके अलग अलग टाइप के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। अलग अलग चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने स्पीड में देखा था, स्पीड में क्या होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन वेलोसिटी के बारे में जब बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही यूनिफॉर्म हो, दोनों ही कांस्टेंट हो। अगर दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो फिर क्या होगा, वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म के केस में चला जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने चलते हैं आगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर हम लोग बात डेफिनेशन की करें तो ऐसा वेलोसिटी जो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ चल रहा है, मतलब उसका अगर मान लेते वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो कांस्टेंट रहा पूरा 10 मीटर पर सेकंड पूरे रास्ते पे। और साथ ही साथ ये भी होना जरूरी है कि वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक खास चीज को मेंशन किया गया, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं रखते, अगर उसका पाथ, रास्ता, जर्नी जो है वो स्ट्रेट नहीं होता तो क्या होता, हर पॉइंट पे, हर जगह पे डायरेक्शन चेंज होता। और अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर है तो जाहिर बात है इसके पास दो चीजें तो है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है। अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर बहस नहीं करते हो, अगर आप स्ट्रेट लाइन को मेंशन नहीं करते हो और आप सिर्फ फोकस देते हो कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, तो ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का कांस्टेंट होना भी जरूरी है। इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टर्म में हम लोग जब भी डिफाइन करेंगे कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। अब अगर यूनिफॉर्म बोला जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ भी मोशन होना जरूरी है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है,
तो आपके दिमाग में ये बात पूरा क्लिक करना चाहिए कि उसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है और एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो आगे जरा देखते हैं हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर एक डायग्राम भी है, ये वीडियो एक्चुअल में, इसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तीन तरह के टाइप आ जाते हैं, एक वेरिएबल वेलोसिटी, दूसरा एवरेज वेलोसिटी और तीसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि हम लोगों ने स्पीड में पढ़ा था, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका डेफिनेशन के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका स्पीड के टर्म में हम लोगों ने इसे डिफाइन किया था। फिलहाल यहाँ पर फोकस इस बात का है कि वेरिएबल वेलोसिटी को भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी भी होता है, एवरेज वेलोसिटी भी होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एक मिनट, इसे जरा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि इस वीडियो को अगर हम लोग गौर से देखते हैं, क्या बात है, चल नहीं रहा है ये वीडियो। खैर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद। तो फिलहाल यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, इस डायग्राम में मैं समझा देता हूँ कि अगर हम लोग बात करें कुछ मोशन के ऊपर, देखो जैसे कि यहाँ पे ये सारा कार जो स्ट्रेट आ रहा है, चलो स्टार्ट हो गया वीडियो, ये देखो पूरा स्ट्रेट जा रहा है ना। अगर मान लो इन लोगों का, ये कार को गौर करो, ये कार, फिर इसको देखो ये कार को, तो ये लोग क्या है, अगर सब सारे कार का हम लोग स्पीड को कांस्टेंट मान लेते हैं तो जिस जिस कार का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, जो मतलब जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उन लोगों का मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन कुछ कार ऐसे हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्पीड के साथ, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उन लोगों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर क्या होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये भी ट्रैफिक में ये सारा कार, यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग अभी, तो इसमें से कुछ कार अगर स्ट्रेट चला जाता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, तो फिर उसके मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ का ट्रैफिक खुला भी देखो, यहाँ पे कार को देखो दो हिस्से में बढ़ रहा है। तो मान लो कि सारा गाड़ी, जितना सारा गाड़ी यहाँ से आ रहा है, सबका स्पीड सेम है, लेकिन कुछ कार स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और कुछ थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपना। तो जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो लोग यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना जरूरी है, कांस्टेंट। देखो यहाँ पर देखो ट्रैफिक खुला भी, तो कुछ कार स्ट्रेट गया ना, मान लो सबका स्पीड यूनिफॉर्म है तो सबका मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। अब बच गया डायरेक्शन, तो कुछ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखो कुछ राइट टर्न ले रहा है, तो जिसका जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो लोग क्या होगा भाई, डायरेक्शन चेंज होने से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चला आएगा। तो इस तरीके से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जब भी बात करेंगे तो दो चीजों को ध्यान देना जरूरी है, एक तो मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट होना जरूरी है, दूसरा उसका डायरेक्शन का भी कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी चेंज होता है या दोनों चेंज होता है तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी वगैरह को अलग अलग डिफाइन करने के लिए, तो खैर इसे हम लोग जानते हैं, इसके ऊपर बहस नहीं कर रहे। अब आगे देखते हैं क्या है रोल ऑफ स्लोप इन ग्राफ। देखो ग्राफ हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ग्राफ को समझना, ग्राफ के ऊपर काफी बहस करेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ पे मैं अभी बात करता हूँ कि ग्राफ का रोल क्या है, स्लोप का रोल क्या है ग्राफ में। तो मान लेते हैं ये एक लाइन है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस में मैं डिस्प्लेसमेंट को दिखा देता हूँ और एक्स एक्सिस में टाइम को। अब यहाँ पर सपोज कर लो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रहा है, पूरा स्ट्रेट है। अब यहाँ पर क्या होगा, दो पॉइंट को पकड़ते हैं, पहला पॉइंट x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट x2 y2। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसे कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं एक ट्रायंगल बना करके, और ये एंगल थीटा अगर मेजर करते हैं तो tan थीटा क्या मिलेगा हम लोगों को, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, y2 माइनस y1, और बेस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। ये जो थीटा है ना, इसे हम लोग, ये जो थीटा इसके हम लोग कहते हैं इंक्लाइन, और पूरा जो tan थीटा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप,
ठीक है, तो थीटा कहलाता है इंक्लिनेशन और tan थीटा कहलाता है स्लोप। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं पूरे रास्ते के बारे में, तो ये 2 पॉइंट लिए, अगर हम लोग ये 2 पॉइंट लेते ये और ये ए और बी, तब भी हम लोगों को tan थीटा का वैल्यू क्या मिलता, सेम मिलता। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में, अगर ट्रायंगल को ऐसे ज्वाइन करते तो भी एंगल ये हमेशा सेम मिलता, जो थीटा यहाँ मिला वही थीटा यहाँ मिलता। तो यहाँ पर थीटा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर दूसरे तरह का ग्राफ देखें हम लोग, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना लेते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ। तो यहाँ पर अगर गौर करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ नोटिस करने मिलेगा खास बात। ये 2 पॉइंट को पहले हम लेते हैं, ये 2 पॉइंट को, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल, तो एक एंगल मिलेगा ये। लेकिन अगर सेम टाइम इंटरवल में हम लोग यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हैं, सेम टाइम देते हैं और ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक, दोनों को टाइम, जितना टाइम यहाँ पे टी लगा वही टाइम यहाँ पे भी देते हैं टी, तो जब इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जो एंगल थीटा मिलेगा ये हम लोगों को अलग मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस केस में, इस ग्राफ में जो स्लोप मिलेगा हम लोगों को, वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप मिलेगा। तो स्लोप के जरिए हम लोग क्या पता कर सकते हैं, स्लोप के जरिए हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस सिचुएशन पे बॉडी किस कंडीशन पे था, किस हालत पे बॉडी रेस्ट में था, किस हालत पे बॉडी मोशन में था, किस हालत में, कौन से ग्राफ में बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कौन से ग्राफ में बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कौन सा ग्राफ में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, कौन से ग्राफ में बॉडी एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, कौन से ग्राफ में बॉडी रिटार्डेशन के साथ चल रहा है। ये सारा कंसेप्ट हम लोगों को पता चलेगा बाय द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा होगा स्लोप का। अगर आपको स्लोप पता है किसी भी ग्राफ का, तो आप उसके जरिए ये पता कर सकते हो कि उसका मोशन किस तरह का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग बहस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ग्राफ का जो कंसेप्ट मैंने बताने वाला हूँ कि स्लोप कैसे क्या रोल अदा करता है, मैं उसके ग्राफ से ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर बात करें कि इस लाइन ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है कि एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब वाई एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा tan थीटा, तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, x1 y1, तो इस पॉइंट पे क्या चेंज होगा, x2 तो हो जाएगा लेकिन y2 चेंज नहीं होगा, वो y1 ही रहेगा। मतलब चेंज इन y हम लोगों ने जैसे स्लोप के फॉर्मूला में लिखा वो 0 है, और चेंज इन x कुछ होगा, हम लोग मान लेते हैं t टाइम, क्योंकि x में हम लोग टाइम को दिखा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हम लोग को मिलेगा ये क्या मिलेगा, tan थीटा जो हम लोगों को मिलेगा चेंज इन y बाय चेंज इन x, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, जीरो। अब जब स्लोप 0 आता है तो वहां पर आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन होगा, क्योंकि स्लोप का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, मतलब बॉडी में और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट किसी जगह पर रुका हुआ है। तो जब भी स्लोप का वैल्यू 0 आ जाए तो फिर उस वक्त हम लोग क्या समझेंगे कि वो वाई एक्सिस में जिस टर्म को डिफाइन किया गया है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू 0 आया, मतलब स्लोप 0 है, मतलब बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। अब हो सकता है पहले कुछ हो चुका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट इनिशियली कुछ वैल्यू दिया जा रहा है, तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन फिलहाल अभी जो ग्राफ ऑब्जर्व हो रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट की हालत में है। इस ग्राफ को अगर गौर से देखो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट पे जो हम लोग स्लोप निकालेंगे, जो एंगल आएगा यहाँ से यहाँ के बीच में, वही एंगल यहाँ से यहाँ भी आएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर हर पॉइंट पर जिस 2 पॉइंट पे आप यूज करो, कोई भी 2 पॉइंट लो, और 2 पॉइंट लेने के बाद अगर आपको स्लोप का वैल्यू हर बार सेम मिले, तो हम लोग कहते हैं वो यूनिफॉर्मली चल रहा है, वो चीज यूनिफॉर्म है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि बॉडी के पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ है, लेकिन ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन तो है लेकिन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है। तो ग्राफ लाइन ए और लाइन बी में दो फर्क है, एक पॉइंट का फर्क है, दोनों का मोशन तो यूनिफॉर्म है लेकिन फर्क क्या है कि लाइन ए रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को, उस मोशन को जिसका कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है लेकिन लाइन बी उस मोशन को डिस्प्लेस डिफाइन कर रहा है, उस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है। इस ग्राफ में अगर गौर करो तो देखो यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ जो हम लोग को एंगल मिलेगा और फिर यहाँ से यहाँ जो एंगल मिलेगा, दोनों में कुछ फर्क होगा, जाहिर बात है। फिर इसी तरीके से इस लाइन में भी वही केस होगा कि हर पॉइंट पे हम लोगों को हर दो पॉइंट पे एंगल का वैल्यू सेम नहीं मिलेगा, मतलब स्लोप हर जगह सेम नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि अगर हम ग्राफ को कुछ ऐसे रीड करते हैं कि ग्राफ ऐसे चल रहा है तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि आगे बढ़ते बढ़ते डिस्प्लेसमेंट का चेंजेस ज्यादा हो रहा है कंपेयरिंग टू टाइम, मतलब जितना टाइम नहीं गुजर रहा है उससे ज्यादा वक्त गुजर जा रहा है। जैसे कि मैं दिखाने चाह रहा हूँ कि हम बात करें ए से बी के बारे में, तो ए से बी में जो टाइम लगा उस टाइम के हिसाब से कुछ डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी उठा है, बॉडी देखो इतना उठा है। लेकिन अगर बी से सी के बारे में बात करें, अगर सेम टाइम इंटरवल दे तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो दो बातें अगर हम यहाँ पर गौर करें कि ए से बी और बी से सी, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। ए से बी जाते वक्त अगर थीटा का जो वैल्यू होगा और बी से सी जाते वक्त थीटा का कुछ और वैल्यू होगा, तो थीटा 2 हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन थीटा 1 मिलेगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जब भी हम लोगों को स्लोप का वैल्यू इंक्रीज होते हुए मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से, अगर स्लोप का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो वाई एक्सिस में जो जिस टर्म को डिफाइन किया गया है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन, तो उसका चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा है। पहले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मान लो 2 मीटर हुआ था, लेकिन अगले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर 4 मीटर हो जाए, फिर अगले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर 6 मीटर हो जाए, फिर अगले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो जाए, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है इंक्रीज होते जा रहा है, टाइम के हिसाब से वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी उसका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ स्लोप से कैसे समझेंगे, क्योंकि स्लोप का वैल्यू हर पॉइंट पे इंक्रीज होता जा रहा है जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, स्लोप का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब स्लोप इंक्रीज होता जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि बॉडी में एक्सेलरेशन चल रहा है, बॉडी अपना वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। ये ग्राफ देखो, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे बॉडी में रिटार्डेशन चलेगा, बॉडी अपना वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ देख लो, पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देख लो जो एंगल हम लोगों को मिलेगा, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वो एंगल हम लोग को नहीं मिलेगा, एंगल कम मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्मली मोशन तो चल रहा है क्योंकि ग्राफ पूरा स्ट्रेट है, हर पॉइंट पे स्लोप हम लोग को सेम मिलेगा, लेकिन एंगल क्या हो गया, एंगल मोर देन 190 हो गया। और अगर किसी भी स्लोप का इंक्लिनेशन अगर ग्राफ में हम लोग को मोर देन 90 डिग्री दिखे तो हम लोग को क्लियरली समझना है कि बॉडी अपने घर को वापस चल रहा है, मतलब पहले जा रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गया, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वापस आ रहा था। जो वापस आने का कंसेप्ट है उसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, बॉडी अब एक जगह से दूसरी जगह गया, फिर वहां से वो वापस चला आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी कह सकते हैं, यहाँ पर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम का, इस ग्राफ में अगर आप गौर करो तो वक्त रुक सा गया है, वक्त रुका हुआ, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, बहुत फास्ट डिस्प्लेसमेंट भागता जा रहा है, लेकिन टाइम वहीं पर रुका हुआ है। तो ऐसा ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं होगा कि जहां पर डिस्प्लेस टाइम रुक जाए, वक्त ना गुजरे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है। मतलब 5 बजे से 5 बजे वक्त रुका हुआ, तो आप घड़ी देख रहे हो कि 5 बजे वक्त चेंज नहीं हो रहा है,
लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वक्त रुक जाए और डिस्प्लेसमेंट हो। ये ग्राफ यहाँ पर एक ही वक्त पे दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को दिखाया जा रहा है, जैसे कि एक टाइम पे ये और एक टाइम पे ये, तो दो डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम पे हम लोग को दिखाया जा रहा है। अब एक ही वक्त पे दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का कैसे हो सकता है? 5 बजे एक आदमी 10 मीटर की दूरी पर और एक आदमी 20 मीटर की दूरी पर एट द सेम टाइम इज नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये कंसेप्ट जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ हम लोगों ने देखा, सेम ग्राफ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मिलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मिलेगा। तो कुछ ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा क्विकली मतलब रिवीजन टाइप पे देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या ऐसा कह सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर सीजी से बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, डायमेंशन आप लोग लिख ही सकते हो इसका। बात यहाँ पर हम लोगों को करना है कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो यहाँ पर स्लोप क्या मिलेगा? यहाँ पर स्लोप हम लोग को 0 मिलेगा, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी भी ग्राफ में स्लोप 0 मिलता है तो समझ लेना कि वाई एक्सिस पे जिस टर्म को डिफाइन किया गया है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 नहीं है, ध्यान रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट है। पिछले ग्राफ में मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रुक चुका, बॉडी रुका हुआ है। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होने से मुराद ये नहीं लेना है कि बॉडी रुका हुआ, नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर है तो पूरे होल रास्ते पे, पूरे पूरे होल जर्नी पे उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहा। तो वेलोसिटी रेस में नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पे हम लोग को स्लोप सेम मिलेगा। तो जब भी हर दो पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू इक्वल मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ हम लोग को दिखा था जो स्ट्रेट लाइन था, तो हम लोगों ने वहां पे कहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम लोगों को हर पॉइंट पर, हर दो पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू सेम मिलता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है। इस ग्राफ में देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, जबकि पिछले ग्राफ में यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था। इस ग्राफ में देखते हैं तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन चल रहा है बॉडी में। इसमें देखते हैं तो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले वो भी कैसा? नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, फिर से मैं दोनों ग्राफ को दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉडी में एक्सेलरेशन है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन इस ग्राफ में अगर बात करें हम लोग, ये वाले ग्राफ में, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, लेकिन इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखो 2 सेकंड मान लो ये टाइम लगा, तो जितना वेलोसिटी चेंज हुआ, यहाँ से वेलोसिटी पहले ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे गया, तो इतना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। लेकिन सेम टाइम अगर हम लोग देते हैं यहाँ पर, इतना ही टाइम से दिया, तो यहाँ से जो यहाँ वेलोसिटी का चेंजेस आया, ये ज़्यादा चेंज होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा नहीं। एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी में इंक्रीजिंग वेरिएबल एक्सेलरेशन कह सकते हैं हम लोग इसको। मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन से मुराद बॉडी का एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले देखो, एक होता है वेलोसिटी का इंक्रीज होना, पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी के पास, बॉडी के पास वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकंड, फिर हुआ 6 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड में हुआ 8 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड में हुआ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब हर इक्वल टाइम पे हर 2 सेकंड में अपना वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन आता है वो कहलाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसे हम लोगों ने ये ग्राफ में एक्सप्लेन किया है। ये ग्राफ, या इससे पहले वाला ग्राफ भी कह सकते हैं, इस ग्राफ में भी वही बात कहा गया कि बॉडी का एक्सेलरेशन तो है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मतलब हर 2 सेकंड में बॉडी का जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट। पहले 2 सेकंड में 2 मीटर बढ़ाया, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर, तो हर 2 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर गौर करोगे
तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से इक्वली इंक्रीज नहीं हो रहा। पहले 2 सेकंड में अगर 2 मीटर बढ़ा, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा, तो दूसरे 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, अगले 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो रहा है। और इसी के नेक्स्ट वाले ग्राफ में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। यहाँ पर अगर इस मोशन के बारे में बात करें तो ये वो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, अपवर्ड मोशन। मान लो आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, एक बॉल आपके हाथ में, आपने उस बॉल को ऊपर फेंक दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो ये मान लो यहाँ इस u वेलोसिटी से आपने बॉल को फेंका, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल पहले यहाँ से यहाँ गया तो वेलोसिटी कुछ कम हुआ, यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80, यहाँ और पहुंचा, यहाँ हो गया 50, यहाँ पहुंचा, यहाँ हो गया 30, यहाँ पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 10 और यहाँ पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 0। तो वेलोसिटी 0 मतलब ये पॉइंट से वेलोसिटी को 0 दिखाया जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है, यहाँ पे 100 है तो नीचे आने से मुराद क्या होगा, वेलोसिटी कम, तो ये 80 है। इस तरीके से पहुंचते पहुंचते यहाँ पे वेलोसिटी 0। लेकिन जब यहाँ बॉल पहुंच जाएगा, जिस बॉल को आपने फेंका, उसके बाद वो क्या होगा, रिटर्न आना शुरू करेगा, सिंपल सी बात है। तो जब वो रिटर्न आएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो उस नेगेटिव को हम लोग इस लाइन से यहाँ दिखा रहे हैं, नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक। लेकिन इस पूरे एरिया में भी यहाँ पर एक खास बात आपको ये नोट करना है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया हम लोग को मिलता है डिस्प्लेसमेंट, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये एक एरिया मिलेगा और ये दूसरा एरिया मिलेगा, ये दोनों एरिया जस्ट इक्वल और नेगेटिव ऑपोजिट होगा। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये फिर नेगेटिव होगा, मतलब दो डिस्प्लेसमेंट। एक जाते वक्त का डिस्प्लेसमेंट, मान लो 100 मीटर ऊपर गया बॉल, तो फिर वो बॉल तो ऊपर रुकेगा नहीं ना, वो तो नीचे आएगा। क्या हवा में उड़ के ऊपर चला जाएगा या कोई पकड़ लेगा ऊपर में? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, बॉल तो नीचे आएगा। तो जब अगर 100 मीटर ऊपर गया तो जाहिर बात है 100 मीटर नीचे आएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब आप 0, तो कैसे दिखाएंगे ग्राफ में? ये ग्राफ है, इस तरीके से दिखाना है आप लोगों को, इसे दिमाग में रखना, अच्छे से समझना है। नेक्स्ट ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ में क्या बताया जा रहा है, ये वाला जो है ये पोर्शन, इसे ध्यान से समझना है। ये कुछ ऐसा मोशन हो रहा है कि मान लो आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर खड़े हो और यहाँ से आपने एक बॉल को ऐसे फेंका, तो ये बॉल ऊपर चला गया, यहाँ जाके उसका वेलोसिटी 0। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पहुंचा वेलोसिटी 0, तो ये वाला पॉइंट कौन है, ये। उसके बाद बॉल क्या होगा, उसके बाद बॉल वापस आना शुरू होगा और यहाँ पहुंचने के बाद वो सेम वेलोसिटी, मान लो अगर यहाँ पर 100 में फेंका था तो ये -100 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। तो फिर जब ऊपर से नीचे आ रहा था बॉडी, तो उसका मोशन हम लोग यहाँ से इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो गया, -100, क्योंकि अगर ये +100 है तो फिर ये वाला -100 हो जाएगा, ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो मोशन है वो किसका दिखाया जा रहा है, वो इस पोर्शन का, क्योंकि वो बॉल बिल्डिंग के ऊपर नहीं आया, बिल्डिंग के नीचे चला गया, ग्राउंड फ्लोर में चला गया, ग्राउंड लेवल में चला गया। तो फिर उस पोर्शन को दिखाने के लिए हम लोगों ने ये सहारा लिया, ये एरिया को दिखाया। अभी जो पूरा एरिया आपको दिखा रहा है, ये पूरा एरिया क्या बताएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट कितना, वो हम लोग अगर ये एरिया कैलकुलेट कर पाए तो हम लोग पता कर लेंगे कि बिल्डिंग का हाइट कितना है। तो ये मोशन समझ में आया कि ये ग्राफ कब यूज किया जाता है, या दूसरे कंसेप्ट में हम लोग कह सकते हैं कि इस ग्राफ से क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, या फिर इस बिल्डिंग के मोशन को किस तरीके से हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे। तो जवाब ये ग्राफ। यहाँ पर देखो, पहला 2 केस है, θ1 एक एंगल बन रहा है, θ2 एक दूसरा एंगल बन रहा है। पहले केस में अगर हम लोग देखें तो थीटा एक एक्यूट एंगल है, दूसरे केस में एक ऑब्ट्यूस एंगल, मोर देन 90 है। जैसा कि मैंने बताया, अगर एक्यूट एंगल होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन चलेगा, अगर नहीं बताया तो सुन लो। अगर एक्यूट एंगल है तो बॉडी में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के केस में, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो बॉडी में रिटार्डेशन है, ठीक। तो पहला केस ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन वाला मोशन, और ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन वाला मोशन। और ये जो ट्रायंगल ए ओ बी दिख रहा है, इसका अगर हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि बॉडी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है।
यहाँ पर देखो OA रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा, ए से बी तक वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये वाला 0 है, ये वाला 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और यहाँ पर ऐसे ही इसको मान लेते हैं 40, और यहाँ से यहाँ तक टाइम मानते हैं 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ टाइम मान लेते हैं 30 सेकंड, और यहाँ से यहाँ 40 सेकंड का वक्त। तो ये 10 सेकंड पे बॉडी में क्या हुआ, हर सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट तरीके से। पहले 2 सेकंड में अगर 4 मीटर इंक्रीज हुआ पर सेकंड, दूसरे 2 सेकंड में फिर 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ, अगले 2 सेकंड में फिर 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ, तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसको ना अच्छे से समझना जरूरी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, इसके पीछे कंसेप्ट को ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने अभी ग्राफ में बताया। तो OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ए भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन जीरो, मतलब ए बी में कोई एक्सेलरेशन नहीं। BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये मोशन में, ये ग्राफ में हम लोग को 3 बातें दिखाई गई। इसको प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मान लो किसी प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन चलना शुरू हुआ, उसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन था वो पूरा। अब पहले क्या किया, उसने अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू किया, जीरो से लेकर के अपना वेलोसिटी को लेकर चला गया 100 मीटर पर सेकंड, सपोज कर लो 100 मीटर पर सेकंड तक गया। अचानक उसको ये अचानक फिर उसने क्या किया, अपने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, तो 0 से 100 तक जो लेके गया उसे OA से रिप्रेजेंट किया गया। फिर काफी देर तक वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन को चला, वो ट्रेन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काफी घंटे तक चला, 1-2 घंटे तक चलता रहा। वो वाला मोशन हम लोग AB से दिखाएंगे। उसके बाद दिखा के ड्राइवर को दिखा कि सामने प्लेटफॉर्म आने वाला है और ट्रेन को उसमें रोकना है, तो फिर उसने ब्रेक लगाना शुरू किया और वेलोसिटी को घटाना शुरू किया और सामने आने वाले प्लेटफॉर्म में ट्रेन को रोका। तो उस मोशन को हम लोग BC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, स्लोप फिर जीरो, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मत समझ लेना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और कौन सा ये ग्राफ हम लोगों को अगर वेलोसिटी के टर्म में दिखाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखना चाहें, तो सिमिलर ग्राफ हम लोग ऐसे दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ सेम ही, एक ही मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं। और एक और ग्राफ होगा मेरे ख्याल से ये वाला, ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब कंसेप्ट ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफ के ऊपर था। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है ये सब, सबको अच्छे से समझना भी है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। देखो जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, मूव करता है, यूनिफॉर्म मूव करता है, नॉन यूनिफॉर्म, अलग अलग तरह का मोशन उसके पास होता है। तो यहाँ पर कुछ टर्म है जिसे हम लोग यूज करेंगे मोशन की वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि ग्राफ तो हम लोगों ने देख लिया, ग्राफिकली हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं। ये ग्राफ में एक और बात मैं बताना भूल गया, वहां पे पहले नोट कर लेते हैं हम लोग कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives displacement। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम लोगों को देता है डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हम लोगों को देता है वेलोसिटी। ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप किसी भी ग्राफ से, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से अगर एरिया आप निकाल पा रहे हो मतलब आपने वेलोसिटी निकाला है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आप एरिया निकाल रहे हो मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो हम लोग बनाएंगे बेसिकली तो फॉर्मूला के बेस पे ही बनाएंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल
चाहे वो बोर्ड लेवल के एग्जाम में हो, स्कूल लेवल में हो, चाहे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम हो, मैक्सिमम टाइम हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मूला बेस ही आएगा। ग्राफ में कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आता है, ऐसा बात नहीं कि ग्राफ से क्वेश्चन नहीं है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मोशन जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। उन सब फॉर्मूले में क्या क्या टर्म यूज होगा वो यहाँ पे टर्म है। तो यू हम लोग यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ए यूज करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि मैंने बताया तीन तरह का एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। हम लोगों के पास ये सब फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस माइनस कुछ भी, s इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, मतलब या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो यहाँ पर जो a यूज हो रहा है वो तो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन तीन तरह का है, एक कांस्टेंट है और एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है। तो हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूज करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं। ये कुछ कंसेप्ट बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अंडर द ग्रेविटी अगर हम लोग सोचते हैं ना कि मोशन ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, और जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आता है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो ऐसा सोचने में आता है, गलत ख्याल है लेकिन ऐसा सोच में आता है कि जब बॉडी ऊपर जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन, और जब नीचे आता है तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं होता, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये कंसेप्ट को दिमाग में बैठाना जरूरी है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज एक अलग कंसेप्ट है और वेलोसिटी इंक्रीज एक अलग कंसेप्ट है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन अनइक्वल टाइम पे अनइक्वल तरीके से वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर अंडर द ग्रेविटी जो मोशन होता है ना, उस मोशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। मतलब बॉडी का वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है नीचे आते वक्त, तो हर 2 सेकंड में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होता है, हर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होता है। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर जाता है तो इक्वल टाइम पे उसका इक्वल वेलोसिटी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर ए जो एक्सेलरेशन यूज होगा या जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो यूनिफॉर्म यूज करेंगे हम लोग। वेरिएबल कभी मत सोचना कि इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। जी या ए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम लोग ए का टर्म यूज करते हैं, वर्टिकल मोशन के लिए हम लोग जी, अंडर द ग्रेविटी के लिए जी यूज करते हैं। तो जी का जो वैल्यू होगा उसे कभी भी वेरिएबल ना समझना आप लोग, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। v क्या है? v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, s is what distance traveled by the body in time t, और dn distance traveled by body in nth second। ये nth सेकंड का क्या कंसेप्ट है भाई? ये nth सेकंड, मान लो कोई आदमी जो है सुबह 4 बजे अपने घर से निकला और सुबह 10 बजे तक चल रहा, ठीक है? तो 5:01 से 5:02 में, 5:01 नहीं लेते हैं nth सेकंड, 5 बजे से लेकर के 5:15 तक, मतलब 15 सेकंड, या 5 बजे से लेकर 5:01 तक, इसे समझ लो। मतलब 1 सेकंड में उस वक्त उसका कितना डिस्टेंस हुआ, वो वाला सेकंड में उसे हम लोग दिखाएंगे। या सिंपल ऐसे बात कर लो कि एक आदमी 5 बजे घर से निकला और उसके बाद 5:01 में उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब 1 सेकंड में। या ऐसा बोल सकते हैं कि 5:02, मतलब दूसरा वाला 1 सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना हुआ। ये dn और sn बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है, इसको थोड़ा समझ लो। s जब भी हम लोग यूज करेंगे टोटल टाइम के लिए कि 5 बजे से 10 बजे तक उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, लेकिन dn का जो टर्म यूज होगा वो किसी भी 1 सेकंड के लिए, कोई भी 1 सेकंड। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 10th सेकंड, तो 10th और 10 ये दो अलग अलग टर्म है। 10 सेकंड ये एक अलग बात होता है, मतलब 1 से 10 तक ये पूरा। लेकिन 10th सेकंड जो होता है ये एक अलग टर्म है। 10th सेकंड मतलब 1 सेकंड। कौन सा 1 सेकंड? 10वां वाला 1 सेकंड को हम लोग 10th सेकंड बोलते हैं।
इसकी मिसाल कुछ और अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दूं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट आए, तो आपका जवाब क्या होगा? एक। कितने स्टूडेंट हैं जो थर्ड आए, तो तब भी जवाब होगा एक। तो फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मतलब भी होता है एक, और थर्ड का मतलब भी होता है एक, लेकिन थ्री का मतलब एक नहीं होता, थ्री का मतलब होता है तीन। तो इसी तरीके से 3 सेकंड मतलब 3 सेकंड, लेकिन थर्ड सेकंड मतलब तीसरा वाला 1 सेकंड। थर्ड रैंक ऑफ योर क्लास कौन है? वो एक लड़का है, सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन। तो थर्ड और थ्री इन दोनों में काफी फर्क है। इसी तरीके से एस और डीएन, एस मतलब टोटल डिस्टेंस और डीएन मतलब nth सेकंड वाला डिस्टेंस। मान लो कोई इंसान 10 सेकंड तक चला, तो हर एक सेकंड का उसका डिस्टेंस को हम लोग डीएन से दिखाएंगे और पूरे डीएन को ऐड करेंगे तो वो एस बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड बॉडी। यहाँ एक्सेलरेशन से मुराद ध्यान में रहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता तो फिर हम लोगों के पास डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला u इंटू टी है ऑलरेडी पहले से, स्पीड इंटू टाइम। एक्सेलरेशन नहीं, बॉडी में कांस्टेंट स्पीड, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर बॉडी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर डिक्रीज हो रहा है, जो भी हो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बोला है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इक्वल टाइम पे इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। उस वक्त के मोशन को दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिया गया, 5 फॉर्मूला है, इसे आप लोग को याद करना है। पहला v इक्वल टू, पहला 3 तो आप लोग जानते हैं, चौथे नंबर को समझ लो। dn मतलब कोई भी एक सेकंड, मतलब अगर आपसे पुट करोगे यहाँ पर 5 मतलब फिफ्थ सेकंड में u प्लस ए बाई टू इंटू 5 - 1, इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे कि पांचवा वाला एक सेकंड में उस बॉडी का डिस्टेंस कितना हुआ। और यहाँ पर डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला तो बी में है, सी से भी निकाल सकते हैं, और ई भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला u प्लस वी बाई टू इंटू टी, मतलब इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अगर आपको कोई डिस्टेंस निकालना है ऐसा जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, तो इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का जानना जरूरी नहीं है, बिना एक्सेलरेशन पता किए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके उस बॉडी का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो फिलहाल फोकस यहाँ पे देना है कि dn और s दे आर डिफरेंट, नॉट सेम। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h, देखो जब भी फॉल फ्रीली का वर्ड यूज हो किसी भी इक्वेशन, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो वहां पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इसके लिए और भी वर्ड यूज किया जाता है, ड्रॉप। एक बॉडी को ड्रॉप मतलब छोड़ दिया गया, तो छोड़ देने का मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो मैक्सिमम केस में। लेकिन अगर कोई मूविंग बॉडी से, मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया, जैसे कि मान लो कोई प्लेन उड़ रहा है, उससे आपने एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया, तो फिलहाल उस पैकेट के पास तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ शेयर होगा, क्योंकि वो जिस बॉडी से डिटैच हो रहा है, जिस बॉडी से सेपरेट हो रहा है, उस बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो वहाँ पे केस को हम लोग को समझना है न्यूमेरिकल को पढ़ते वक्त। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बात हो रही है उसमें व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h अंडर ग्रेविटी देन u इक्वल टू जीरो, वहाँ पे u को जीरो लेना है, एक्सीलरेशन को प्लस जी लेना है, और इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हाइट से रिप्रेजेंट करना है। तो फिर ये जो 3 फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा था, यहाँ पर u सारे केस में जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्रीली बॉडी को गिरा दिया गया है। तो सारे केस में v u को जीरो कर देने से हम लोगों के पास ये सब फॉर्मूला a b c इस तरीके से d बन जाएगा, क्योंकि सारे केस में u जीरो हो गया। अब यहाँ पर टाइम ऑफ डिसेंट मतलब मान लो अगर इस हाइट से बॉडी को छोड़ दिया गया है और वो यहाँ पर आके ग्राउंड में पहुंचा, तो ये टाइम उतरने में जितना टाइम लगा है उसे हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं? एक हम लोग लिख सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट v बाई जी। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है कि इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो फिर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम लोग को पता है 9.8 यूज करना है या फिर 10 यूज करना है अर्थ के लिए। या तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग अंडर रूट 2h बाई जी, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है लेकिन हाँ ये पता है कि किस हाइट से फेंका गया। ऐसे बोल दिया जाए कि 20 किलोमीटर ऊपर एक प्लेन से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया या रिलीज कर दिया गया, तो फिर हाइट अगर आपको पता है तो इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो कि कितना टाइम उसको लगेगा नीचे उतरने में। देखो बच्चों, इस तरह का और भी पॉइंट है जिसे हम लोगों को करना है, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में भी जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह, बोर्ड के प्रॉब्लम्स, बोर्ड के क्वेश्चन वगैरह को भी देखेंगे।
तो यहाँ तक जितना कुछ मैंने आप लोगों को बताया उसे ध्यान दो, और अगर कुछ कंसेप्ट को समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कुछ बातें समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसके बाद के टॉपिक से।